तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से गुरुकुल में। तो बेटा आज लेके आए हम बहुत ही धमाकेदार मस्त वीडियो जिसमें हम सीखेंगे आज मैथ के जो क्वेश्चन जो बहुत से बच्चों ने मैथ अभी तक नहीं सीखी है। तो देखते हैं इस पेपर में 27 फरवरी का मैथ का एग्जाम है, उसमें हमें क्या करना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका एक रिवीजन करना है। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है ना, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर ले जाएं। तो देखो बेटा, शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट एक्सरसाइज से। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज में है क्या, देखो बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। हमें क्या करने हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड। तो एक बार जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे हमें दिया हुआ है 140 का, किसका, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबने ये चीज सीखी हुई है। ठीक है, 2 से भाग देंगे 7 बार, 0 की 0। ठीक है बेटा, 2 से देंगे 70 में 35 बार, 5 से देंगे इसमें 7 बार और 7 से देंगे इसमें 1 बार। तो सबने करा हुआ है। तो 140 के क्या गुणनखंड हुआ बेटा कि 2 गुणा में 2 गुणा 5 गुणा 7। तो क्या हुआ इसमें, यहाँ पे देखेंगे 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। बस यहां तक हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हम किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्या दिया है बेटा, दूसरी हेडिंग में क्या कहा है इसमें कि हमें निम्नलिखित युग्म दिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है या नहीं होता। तो देखो बेटा क्या कह रहा है वो हमसे, सेकंड नंबर के क्वेश्चन का फर्स्ट है कि हमें दो संख्या दी हुई है 26 और 91। ये दो संख्या दी हैं और हमसे क्या कहा है कि हमें बताना है, सबसे पहले तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद हमें इनको बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। बेटा देखो, गुणनखंड करते हैं पहले 26 का और 91 का, अलग अलग कर लो, ऐसे निकालते हैं। देखो बेटा, 2 से देंगे 13 बार और 13 से देंगे 1 बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 26 के, 2 गुणा में 13। 91 के देखते हैं बेटा, तो किससे जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं 3 से नहीं जाएगा, तो ये जाएगा डायरेक्ट 7 से। तो 13 सत्ते होते हैं 91 और यहाँ पे 13 एकम 13। तो 91 का भी क्या निकला, देखो इसको बता दो एक बार, देखो 91 का क्या मिला हमें, 7 गुणा में 13। यदि हम इसके एलसीएम की बात करें, किसकी, एलसीएम की, तो बेटा देखो सबसे पहले तो इन दोनों को देखो, ये दोनों मिल रहे हैं तो इनमें से एक ले लो, जो नहीं मिल रहा उसको यहाँ पे ले दो। ठीक है, यदि हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना होगा बेटा, जो हमें मिलता है, जो दोनों में एक जैसा होता है वो उसका एचसीएफ होता है। तो दोनों में एक जैसा कौन है, यहाँ पे 13 यहाँ पे 13, ये दोनों तो एक जैसे है ही नहीं, ये जोड़े में नहीं बन रहे। तो जो जोड़े में बनते हैं वो एचसीएफ होते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो जोड़े में बन रहा है उसको लेना है और जो बच गए उनको भी गुणा में लेना है। तो क्या होगा इसका, तो देखो 13 सत्ते 91 और 91 दूनी होते हैं बेटा 182। तो ये इसका हो गया एलसीएम। एलसीएम एचसीएफ निकाल दिए। अब उसने क्या कहा था, अब उसने कहा था कि हमें क्या सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो हम लेते हैं एलएचएस, क्या लेते हैं, एलएचएस। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणनफल लेना है, 26 गुणा 91। ठीक है, तो गुणा कर लो, देखो 26 गुणा 9 6 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने होंगे बेटा 23। तो देखते हैं 6 6 3 2, तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया 2366। अब हम आरएचएस लेते हैं, एचसीएफ गुणा एलसीएम करते हैं। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम कितना होगा, देखो 182 गुणा 13, 182 गुणा 13, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106,
10 हासिल, 13 कम 13 और 10 23। तो यहाँ पे देखो LHS और RHS क्या आ रही है बेटा, बराबर आ रही है। तो LHS बराबर क्या है, RHS। तो इस प्रकार हमें इस सवाल को करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है ये, हम चौथी पांचवी छठी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है। देखो बेटा इसमें दो क्वेश्चन और हैं जो थोड़े ठीक ठाक है, शायद आने लायक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पे समाप्त होगी। इसने क्या कहा है, कोई प्राकृतिक संख्या n है, मतलब हमें दे रखा है 6n। जो ये n है ना, n ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसने तो देखो हमसे क्या रहा है बेटा वो, कि जो 6n है, कोई संख्या n है, वो 6n के लिए कभी 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी। तो बेटा सबसे पहले 0 पे जब कोई संख्या समाप्त होती है ना, तो उसमें क्या चाहिए कि 2 गुणा में 5, कम से कम उसमें क्या होना चाहिए बेटा, एक बार 2 गुणा में 5 होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n, यदि किसी संख्या में गुणनखंड के रूप में है, गुणनखंड के रूप में है, तो वह 0 पर समाप्त होगी। तो देखो बेटा हम देखेंगे कि 6 की पावर n मतलब 6 के गुणनखंड करते हैं, तो 6 का क्या होगा, 2 इंटू में 3, क्या होगा 2 इंटू में 3। तो यहाँ पे देखो 2 तो है लेकिन क्या नहीं है, 5 नहीं है। तो हमें एक बार कम से कम ये जोड़ा होना जरूरी है, 2 गुणा में 5 के फैक्टर में होने जरूरी है, तब जाके वो 0 पे समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसमें नहीं है तो हम कह देंगे अतः 6 के गुणनखंड में 2 की पावर 2 गुणा में 5 का कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है। इसलिए 6 की पावर n किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए यह 0 पे समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस ये चीज लिखनी थी और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, यदि कोई फैक्टर ऐसी संख्या दे दे कि जिसमें फैक्टर क्या आ रहा हो, 2 गुणा में 5 आ रहा हो, जैसे मान लो जैसे हमें दे दिया 10 की पावर n के लिए पूछे, तो वो क्या 0 पे समाप्त होगी या नहीं होगी। तो बेटा देखो तो कब होगी, इसमें अगर हम फैक्टर निकाल दे तो 2 गुणा में 5 आ रहा है। ठीक है, एक बार आ तो रहा है ना, तो 2 गुणा में 5 इस प्रकार के जो रूप बनते ना, उसमें क्या होगा, ये 0 पे जाके समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने 6 देखा तो 6 में नहीं है, तो नहीं है तो वो क्या है, वो नहीं होगी। और कोई संख्या दे दे तो ऐसे फैक्टर करके देख लें, अगर उसमें कोई ना कोई जोड़ा 2 गुणा में 5 का, मान लो कि यहाँ पे कोई और आता, ऐसे आ जाता, तो क्या होता, 6 पंजे 30, 30 में तुम देखते हैं 2 गुणा 5 के रूप का है तो ये बन जाती। ठीक है, अब ऐसा है नहीं तो क्या है, नहीं बन रही है। बस इतनी सी बात थी। देखो और क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन, कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। देखो क्वेश्चन है कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसकी हमें क्या करनी है बेटा, व्याख्या करनी है कि ये संख्या भाज्य क्यों है। हमें बताना है ये संख्या कैसी है बेटा, भाज्य क्यों है। तो देखो भाज्य संख्या क्या होती है, पहले ये बताओ मुझे। भाज्य संख्या क्या होती है बेटा, कि जो संख्या या फिर जिन संख्याओं के फैक्टर गुणनखंड 2 से अधिक हो, मतलब एक तो खुद से अलग, जैसे हमने कोई नंबर लिया, जैसे एक बार बताओ, जैसे हमने लिया एक 13 और एक लिया 15।
ठीक है। 13 के जब हम फैक्टर करते हैं तो क्या आता है बेटा, 13 गुना 1। एक तो वो खुद संख्या आ रही है और एक तो हर किसी का गुणनखंड होता है। एक होता है वो किसका, हर किसी का गुणनखंड होता है। तो 13 एकम 13। 15 को देखते हैं। 15 का करा हमने 3 गुणा 5 गुणा 1 और गुणा 15। तो ये 15 गुणनखंड है। अब देखेंगे इसमें खुद से और एक के अलावा और भी गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, भाज्य है। और इसमें खुद के अलावा और एक के अलावा कोई और गुणनखंड है ही नहीं, तो ये संख्या कैसी है, अभाज्य है। ठीक है। तो मेन कारण क्या होता है भाज्य संख्या का, कि खुद के और एक के अलावा उसका तीसरा भी गुणनखंड होता है। तीसरा है 3 से अधिक, 4 से अधिक, कितने भी हो सकते हैं उसके। ठीक है। तो वो संख्या कैसी होती है, भाज्य संख्या होती है। तो अब इस संख्या को देखते हैं, हमसे जो दिया है, तो देखो इस संख्या को देखते हैं। तो देखो बेटा इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 13 को हम कॉमन। तो यहां बचेगा 7 गुणा 11। 13 बाहर आ गया, यहां बचा प्लस में 1, ये बचा। कैसे सॉल्व करेंगे, 11 7 77 प्लस में 1। 13 गुणा 77 और 1 कितना हो जाएगा, 78। अब 78 को भी हम तोड़ सकते हैं। 13 गुणा, इसको लिख सकते हैं हम 6 गुणा 13 और 13 गुणा 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुणा में 3 गुणा में 13। अब तुम इस संख्या के देखो बेटा, इस संख्या के जो गुणनखंड आ रहे हैं, इस वाली जो संख्या के गुणनखंड आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 से और 1 से अधिक। इसमें 1 भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है, तो एक तो हम लगा ही सकते हैं। तो इसमें एक और कोई भी नंबर से अलग कितने गुणनखंड है, देखो 1 2 3, कितने गुणनखंड है, इसके 3 गुणनखंड और हैं। तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, भाज्य है। तो इस चीज को हम लिख लेंगे, हम लिखेंगे इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, 2 से अधिक हैं। ठीक है बेटा। अब 2 से अधिक है तो क्या होगा, यह संख्या कैसी होगी, भाज्य होगी। इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो यह संख्या कैसी है बेटा, भाज्य संख्या है। इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए हमें क्या करना है क्या नहीं। तो देखो जल्दी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा इस प्रश्नावली का 1.2 एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट क्वेश्चन क्या है, कि इसमें हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। जैसे हमें दिया है कि सिद्ध कीजिए √5 या फिर मान लो 3 प्लस में 2√5, या मान लो और दिया है हमें 1/√2। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। से मान लो ये संख्या दे दी हमें और हमसे कह दिया कि सिद्ध कीजिए कि ये सब कैसी है बेटा, अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए एक ही भाषा है, उसको रट लो। उसको रटने के बाद आप किसी भी सवाल में अप्लाई कर दो, तो आपके सभी क्वेश्चन उसी से हो जाएंगे। तो देखते हैं उसको कैसे करना है। तो बेटा सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कि इनमें से जब जो भी हमें सॉल्व करवाए, इसको तो सबसे पहले इसको हमें उल्टा मानना है। हमसे क्या सिद्ध करवा रहा है, अपरिमेय संख्या। लेकिन मानेंगे क्या हुआ, कि माना ये संख्या कैसी है, परिमेय संख्या है। तो देखो शुरू करते हैं कैसे, हमने लिखा यहाँ पे हर, ठीक है। जैसे हमने से कहा है √5 को सॉल्व करते हैं। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। ये चीज हमें मान लेनी है, इसके विपरीत माननी है, ठीक है। अपरिमेय सिद्ध करवा रहा था, हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। और परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, कि √5 बराबर क्या मिलेगा हमें, P/Q, ये मिलेगा। हम लिखेंगे जहां P व Q
सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये चीज हमने लिख दी जहां पे वह Q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि P व Q का क्या माने हमने सहअभाज्य संख्या। देखो बेटा, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं, एक जैसा कोई का गुणनखंड है ही नहीं। ठीक है, ऐसी संख्या होती है सहअभाज्य संख्या। तो हमने इनको क्या माना है कि P व Q कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं बेटा। हम कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने का, दोनों तरफ वर्ग करने का। दोनों तरफ वर्ग करते हैं बेटा। देखो, √5 का वर्ग बराबर P बटे Q का वर्ग। यहां से निकालेंगे तो क्या आएगा? जब √5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा बेटा? 5 आएगा, और इन दोनों का वर्ग करेंगे तो यहां से P² अपॉन में Q² आ जाएगा। अब हमें क्या करना है बेटा? Q² को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, तो 5Q² बराबर क्या बचेगा? P²। और Q² बराबर क्या बचेगा यहां से बेटा? सॉरी, P² बटे में 5। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि जो 5 है वो P² को विभाजित कर रहा है। किसको विभाजित कर रहा है? P² को। तो ये P को भी विभाजित करेगा। भाई, कोई स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो वो उसको भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे एक चीज लिखनी है हमें बेटा कि 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए यह P को भी क्या करेगा? विभाजित करेगा। करेगा भी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं यहाँ पे, या फिर इसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो देखो, अब क्या करना है बेटा हमें? यहाँ पे लिख रहा हूं कि हमने P के बराबर कोई वैल्यू मान ली है। माना P बराबर 5 R मान लो। हमें कितना मानना है बेटा? जो नीचे दे रखा है ना उतना ही मान के संख्या में मान लिखना है, और पीछे मान लेना है कोई भी नंबर मान लो, सॉरी कोई भी वर्ड मान लो R। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इस P का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। P का मान समीकरण 1 में रखने का, 1 में रखने का। अब 1 में कैसे रखेंगे बेटा? 1 में ये क्या है हमारे पास यहाँ पे? Q² बराबर P² की जगह पे क्या रखेंगे हम? 5R। इसको लिखेंगे स्क्वायर बट्टे में 5। यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 25R² बट्टे में 5 Q²। अब क्या होगा? देखो, 5 से किसको काटेंगे हम? 25 को। कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? 5R²। ठीक है, अब 5 को कहाँ ले जाएंगे? इधर। Q² अपॉन में 5 बराबर R²। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जो 5 है वो Q² को विभाजित कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। तो हम कहेंगे 5 Q² को विभाजित करता है, अतः 5 Q को भी विभाजित करेगा। भाई, जब इसको विभाजित कर रहा है तो वो Q को विभाजित करेगा। यहाँ पे ऐसे देखो, 5 Q को भी विभाजित करेगा। अब एक बात बताओ बेटा, जो 5 है वो P को विभाजित कर रहा है, 5 है वो Q को विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब जो 5 है वो P व Q का क्या है? गुणनखंड है कि नहीं? भाई, गुणनखंड क्या होते हैं? जिससे डिवाइड जा रहा हो।
12 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 4, 2 गुणा 6। अब 12 में 2 से भाग जा रहा है, 6 से भाग जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, 4 से भाग जा रहा है, तो इसका मतलब गुणनखंड कौन होते हैं? जिनसे हमारा डिवाइड जा रहा हो, भाग जा रहा हो। तो जब 5 का भाग दोनों में जा रहा है तो 5 के क्यूब, उसके पी व क्यू के 5 क्या है? गुणनखंड है। तो हम कहेंगे अतः 5 पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कैसा गुणनखंड है बेटा? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो हमने तो यह माना था कि ये एक सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। हमने क्या माना था कि ये एक सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्या क्या होती है? कि जिनके गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होते। तो यहाँ पे हमें क्या है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः देखो यहां लिख देता हूं मैं, अतः पी व क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। नहीं, ऐसे लिखो, अतः इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है। अतः इस बात का विरोधाभास उत्पन्न होता है कि पी व क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। भाई इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अब इस बात का विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है तो जो हमारी मानी गई कल्पना है वो क्या हो रही है? त्रुटिपूर्ण है। हमारी मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। भाई हमने क्या माना था? हमने ये माना था कि जो ये संख्या है वो कैसी है? परिमेय है। और ये कैसी सिद्ध हो रही है? गलत। और जब परिमेय गलत सिद्ध हो रही है तो बेटा वो कैसी संख्या होगी? ये कहेंगे हम अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो बेटा ये प्रोसीजर होता है इसका, ठीक है। यहां से सबसे पहले हमने इसको उल्टा माना, पी व क्यू माने वो कैसी है? सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। दोनों तरफ वर्क करा, वर्क करने पे यहाँ पे सॉल्यूशन आया। हमने क्या करा बेटा? 5 का भाग दिया पी स्क्वायर में, तो 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी डेफिनेटली विभाजित करेगा। समीकरण 1 बन गया। हमने अब माना कि पी बराबर 5 आ रहा है। पी का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने इसका मान रख दिया। रखने पे क्या प्राप्त होता है कि यहाँ से क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित कर रहा है। अब क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो इसका मतलब क्या है? ये पी व क्यू का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ठीक है। अब दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन हमने तो माना था कि पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है बेटा? विरोधाभास उत्पन्न होता है कि पी व क्यू एक सहअभाज्य संख्या है। अब विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अब विरोधाभास उत्पन्न हो गया तो हमारी जो मानी गई अवधारणा थी वो बेटा कैसे सिद्ध हुई? गलत सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने यहाँ पे हमने परिमेय संख्या माना था तो ये गलत सिद्ध हो गई। गलत सिद्ध हो गई तो बेटा ये कैसी संख्या होगी? √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार हमें इस सवाल को करके आना है, ठीक है। तो करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें बस इसी प्रकार से ये सवाल होगा, इसी प्रकार से ये सवाल होगा, ठीक है। तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्नावली देखते हैं बेटा 2.1। देखो बेटा एक्सरसाइज 2.2 है। 2.1 में तो कुछ है ही नहीं, बस ग्राफ है सीधा सा। 2.2 है, उसमें क्या दे रखा है तुम्हें? द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करवाएं, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। और दूसरी हेडिंग में क्या दिया है तुम्हें? कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने और शून्यकों का गुणनफल और योग तुम्हें दे रखा है। सिर्फ तो देखो सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है, चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो देखो शुरुआत से देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखो बेटा सबसे पहले हमें क्या दिया है? x² -2x - 8, ठीक है। ये हमें क्या दे दिया बेटा?
एक बहुपद दे दिया और इसका क्या करना है हमें, द्विघात। देखो बेटा हमें क्या दे दिया, बहुपद दे दिया और हमें हमसे कहा है कि इसके शून्य ज्ञात करो और शून्यकों की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले देखो बेटा शून्य ज्ञात करने का क्या तरीका होता है। हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, मतलब यहाँ पे a, ये b, ये c। ठीक है, हमें क्या करना होगा कि 8 की गुणा किससे करनी है, 1 से करनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं है, गुणांक नहीं है तो 1 मानते हैं, और 1 मानते हैं तो देखो 8 बन जा 8, 8 एक कम 8। अब 8 के ऐसे टुकड़े करने हैं हमको कि वो -2 आए, मतलब कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, -2 आना चाहिए। देखो करते हैं, जैसे हमने करा 8 एकम 8, 8 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि यदि उनको जोड़ें और घटाएं तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 4 दूनी होते हैं बेटा 8, जब इनको घटाएंगे तो मिल जाएंगे हमें 8। ठीक है, तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस, हमने क्या करा कि 4x माइनस 2x और माइनस के 8, ठीक दिया। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस के 8। कर सकते हैं, इसमें से कॉमन लेंगे और वैनिश लेंगे, क्या लेगा देखो, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 4। सेम यहां से लेंगे 2 कॉमन, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 4। दोनों के जोड़े बनाएंगे हम, x माइनस 4 बनेगा एक, तो ये वाला और ये वाला सेम है, एक x प्लस में 2 बनेगा। शून्य निकाल रहे थे इसलिए इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं। तो हमें एक तो मिलेगा x माइनस 4 बराबर 0 और एक मिलेगा x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है बेटा, यहां से निकालेंगे तो x बराबर 4 मिलेगा, यहां से निकालेंगे x बराबर -2 मिलेगा। ये तो निकल आया हमारे शून्य। तो शून्य कितने निकले इसमें, 2। क्या क्या निकले बेटा, 4 और -2 निकले आए। अब हमसे क्या कहा है कि शून्यकों की सत्यता की भी जांच करनी है। ठीक है, अब शून्यकों की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखो हम ले रहे हैं यहाँ पे शून्यकों की सत्यता की जांच। शून्यकों की सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखो एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग, ये होता है अल्फा प्लस में बीटा। एक को मान लेंगे हम अल्फा, एक को मान लेंगे हम बीटा, क्योंकि दो शून्य निकले हैं। तो उनका योग जो होता है, अल्फा प्लस बीटा करते हैं, वो होता है बेटा -b/a। ठीक है, अभी ए बी कहां से आए, तो ए बी बेटा ये होते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो a होता है, तो a बराबर 1 है। x का गुणांक होता है वो b होता है, तो b बराबर -2 है, और c बराबर हमारे पास -8 है। ये होते हैं हमारे a b और c। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हमने लिया 4 प्लस बीटा कितना है -2 बराबर माइनस बी की वैल्यू देखोगे यहाँ पे क्या है, माइनस के, बी की वैल्यू हमारे पास है -2 अपॉन में ए की वैल्यू देखो 1। ठीक है, यहां से देखेंगे 4 प्लस -2, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2। यहां से देखेंगे माइनस माइनस प्लस और 2, 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ पे देखेंगे 2। ये तो हो गए शून्यकों की जो योग है वो दोनों कैसे आ रहे हैं बेटा, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना आ रहा है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर होता है बेटा c/a। तो अल्फा 4 है, बीटा -2 है, c की वैल्यू हमारे पास -8 है, a की वैल्यू 1 है, तो 4 2 जा तो बेटा -8 होते हैं, और यहाँ पे भी -8। तो शून्यकों का गुणनफल है वो भी क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, बराबर आ रहा है। बस ये हमें करके दिखाना है, ये उसकी सत्यता की जांच होती है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो, शून्य कैसे निकालने हैं, सत्यता की जांच ऐसे करनी है। ठीक है बेटा, तो देखो इसके भी कुछ 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े टफ से हैं, उनको एक बार करते हैं।
देखो बेटा, एक हमें इसमें क्वेश्चन दिया है कि टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके हमें क्या बताने हैं, इसके शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं बेटा? शून्य। अब तुम देखोगे सर इसमें तो बस टी स्क्वायर दे रखा और तो कुछ है ही नहीं। सही बात है भाई, और तो कुछ इसमें है भी नहीं, तो कैसे करेंगे? देखो बेटा, क्या करना है, करना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे टी स्क्वायर दे रखा है ना, जो ये 15 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस 15 को लिख सकते हैं हम √15, और इसका लिख सकते हैं हम स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। और √15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। हमने कुछ छेड़खानी नहीं की, बस क्या करा, इसको √15 कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, होता है नहीं होता? तो यहां से देखेंगे हम टी माइनस √15 और यहाँ पे हो जाएगा टी प्लस √15। शून्य निकालने तो 0 हो जाएगा। टी माइनस √15 बराबर 0 ले सकते हैं, और एक बार टी प्लस √15 बराबर 0 ले सकते हैं। यहां से क्या होगा, टी बराबर एक तो आ जाएगा √15 प्लस का, और एक टी आ जाएगा माइनस का √15। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है बेटा? शून्यकों का योग और शून्यकों के उसके सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योग देखते हैं पहले। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/में। तो यहां से देखो कि जो टी स्क्वायर है, इसके तो मान लिया हमने ये a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है। b यहाँ पे क्या है बेटा? 0 है। और c क्या है यहाँ पे? -15 है। ठीक है, ये तीनों चीज निकालनी है हमको। तो देखो -b क्या है यहाँ पे? 0। अल्फा प्लस बीटा, यदि हम √15 को और माइनस के √15 को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या? 0/a की वैल्यू 1। तो जोड़ते हैं, देखो ये 15 प्लस का है, ये किसका है? माइनस का। तो √15 माइनस √15 करेंगे तो 0 मिलेगा, और इधर से भी क्या मिलेगा हमें? 0। तो ये इसकी क्या होगी? शून्यकों का जो योग है वो सत्यता की जांच हो गई। गुणनफल की देखते हैं। तो जो शून्यकों का गुणनफल है वो कितना दे रखा है? अल्फा इंटू में बीटा, √15 इंटू में माइनस के √15 बराबर क्या होता है? c/a। c/a। तो c, इससे पहले आप कोई दिक्कत नहीं, अल्फा इंटू में बीटा लिखना था तो इसमें वैल्यू रख दी है। ठीक है, तो हमने क्या करा, जब √15 की गुणा √15 से करेंगे तो क्या आएगा? 15, और माइनस का माइनस। इधर देखो c यहाँ पे क्या निकला बेटा? माइनस का 15, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 15। a की वैल्यू 1 है, तो जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 15। तो यहाँ से शून्य को गुणनफल की सत्यता की जांच हो चुकी है। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, इसको रूट में रख के स्क्वायर कर दो, फिर क्या हो जाएगा? a प्लस बी और a माइनस बी। सिंपल सा। ठीक है, तो कर सकते हो आसानी से। तो देखो 1 मिनट का और रह गया है बस। सेकंड में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल हमें क्रमशः दे रखे हैं। देखो बेटा, क्या क्या दे रखा है हमें? शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब इसको देखो दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या है हमारा, बहुत ही आसान है कि देखो द्विघात बहुपद जब हमें बनाना हो ना तो क्या करना होता है? तो देखो द्विघात बहुपद क्या होता है हमारे पास? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है। ठीक है, देखो यहां पे हमें क्या रखना है? शून्यकों का योग रखना है x के साथ, और c की जगह पे हमें रखना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो करते हैं x² माइनस शून्यकों का योग कितना है? 1/4x प्लस, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या रखेंगे हम? -1।
एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस का 1। लेकिन बेटा यहाँ पे देखो नीचे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। यहाँ पे छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, लेकिन इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि देखो हमारे एनसीईआरटी में आगे सॉल्व करके दे रखा है, तो इसलिए इसको आगे कैसे सॉल्व करना है कि हमें यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम लोगे तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस का 1x और यहाँ पे 4 और एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब हमें पता है कि ये बहुपद क्या है, शून्य के बराबर होता है। इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं। यदि हम इसको समीकरण बनाए तो 0 के बराबर रख दिया। अब जो 4 है वो कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा। यहाँ पे 1x मतलब x लिख सकते हैं और ये 4 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 0 को हम हटा सकते हैं, तो हमारे पास बहुपद निकाले तो ये हो जाएगा और समीकरण निकाले तो वो 0 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें रख के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में एक्स प्लस अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है हमारे पास। ठीक है ना, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक और क्वेश्चन समझ लेते हैं इसका। जैसे हमें √2 दिया है, एक और क्वेश्चन दिया हमें √2 प्लस में क्या दिया हमें, हाँ 1/3 ये दिया है। ये तो हमें दिया है शून्यकों का योग, ये क्या दिया है शून्यकों का योग, और ये दिया हमें गुणनफल। तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में एक्स प्लस में अल्फा इंटू में बीटा, ये होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, योग क्या दे रखा है हमें √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है 1/3। अब क्या करना है बेटा, इसका एलसीएम ले लो। तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 और ये नीचे 3 आ जाएगा, ये इधर जाएगा 0 में गुणा होके, तो यहां से ये हट जाता है। ठीक है, और यहां पे हम इसके आंसर को छोड़ देते हैं। ठीक है ना, तो यही हमारा फाइनल आंसर होता है। इसी प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है। तो बेटा फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज खत्म, बस इसमें से यही आने का, और कुछ आने का है ही नहीं। तो बेटा नेक्स्ट का प्रतिस्थापन विलोपन विधि मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको बहुत ही अच्छी तरह सॉल्व, और पूर्ण वर्ग विधि, तीनों विधियों को बहुत ही अच्छी तरीके से पिछली वीडियो में समझा रखा है। तो वीडियो को जरूर देखें जाके, वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल स्टूडेंट।